साउंड टेक 7 एक्शन। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे देश के जो मन में विचार है और जो शंका है उसको आज पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने साबित किया है और उन्होंने उजागर किया है इस उम्मीद से, इस अपेक्षा से कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगी। पहला आपने सवाल पूछा मुझसे इन आंकड़ों को लेकर, दूसरा आपने कहा कि क्षेत्रीय दलों की पार्टी के लिए। हाँ, बहुत सारे हमने कारण हैं, हमें लगते हैं, पर हम इस इलेक्शन कमीशन की जो सामने आ रहे हैं प्रश्न चिन्ह, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े रखती हूँ। 72 लाख लोगों ने लोकसभा से लेकर विधानसभा न्यू वोटर्स ने वोट किया है, मतदान दिया है, जिन्होंने लोकसभा में नहीं दिया था पर विधानसभा में दिया है, जिसमें से 70 लाख अगर वोट की बढ़ोतरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हुई है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। दूसरा जो उन्होंने आंकड़ा दिया वो है 48 लाख नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं और 8 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं। ये भी उन्होंने डेटा सामने रखा है। एक ही बिल्डिंग, जो अभी उन्होंने बता रहे थे, कांग्रेस के सांसद जी बता रहे थे कि एक ही बिल्डिंग में, यानी शिरडी का चमत्कार सब जानते हैं, साईं बाबा जी की कृपा सब जानते हैं, पर ये जो कृपा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई, जहां एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर का लिस्ट बढ़ जाता है, वो कहां से लाजमी है। तीसरा सवाल ये है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 5 साल में अगर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन होते हैं, पिछले 5 साल का आंकड़ा दे रही हूँ, 37 लाख का एवरेज टोटल रहा है, इसने उस आंकड़े को भी पार किया है। खुद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे ऐसी असेंबलीज का एग्जाम्पल्स दिया, उदाहरण दिया, जहां पे वोटर डिलीशन और एडिशन हुए हैं। क्या इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमीशन को नहीं लेना चाहिए? हम इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी हैं। आज जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से चुनकर जाते हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस बात को उठाएं। रही बात चाइना की, मैं आपके चैनल इंडिया टुडे पे देख रही थी, शिव अरोड़ा एक बहुत अच्छे एंकर हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, ऐसा क्यों है कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया, जिसकी बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया का लीडरशिप रोल को लेकर। खुद शिव अरोड़ा जी ने बहुत आधे घंटे का शो किया था, जहां उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि अमेरिका को मात दे रहा है चाइना एआई लीडरशिप में, 1/10 द कॉस्ट पे फाउंडेशन मॉडल्स बना रहा है एआई के, और इंडिया कहां पिछड़ रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये खुद आपके चैनल ने भी इस पे विस्तार से चर्चा की है। तो एक जनप्रतिनिधि अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं नहीं मानती हूं यहाँ पे चाइना की वो वाह वाह हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है, जब इंडिया एक लीडर है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, ऐसा क्यों है चाइना हमें लीड कर रही है और हमें इसको लीड करना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे तो नहीं होता है। दिस शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरी सिंगल इंडियन सिटीजन, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स भी रिडंडेंट होंगे एआई की वजह से, और कौन इसको लीड करेगा पूरी दुनिया में would be the world leaders, and as an Indian I would want my country to be the world leader, and that is what Mr. Gandhi was expressing. प्रियंका जी, ईमानदारी से, चूंकि जातीय जनगणना पर उनकी बात खत्म हुई है, क्या आपको नहीं लगता है कि जातीय जनगणना के लिए अचानक जो ये सर्वथा प्रेम कांग्रेस पार्टी का जागा है, जो एक वक्त पर आरक्षण को लेकर ये मानती थी कि मतलब सोच समझ के इसको करने की जरूरत है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा और नुकसान है? क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लड़ती है, अब सामने से सिर्फ कास्ट सेंसस ही वो तरीका है जिससे लगता है कि उस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। ये फंस गया सीएम। नहीं, सबसे पहले तो वोट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब हो सकता है जब इलेक्शन कमीशन मानेगी कि हाँ, ये कुछ प्रश्न चिन्ह जनता के बीच में उठ रहे हैं, अब पार्लियामेंट में वो गूंज रहे हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में गूंजे हैं, तो इस पे थोड़ा सा तो जनता में ये संतुष्टि दे कि ये गलत, अगर कहीं कमियां हैं उसको हम पूरी तरीके से खत्म करने का काम करेंगे। दूसरी बात आपने कहा जाति जनगणना को लेकर, महाराष्ट्र से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन मैं राज्यसभा में करती हूँ, और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी हम अब तक विवाद देख रहे हैं मराठा रिजर्वेशन को लेकर, और मराठा बनाम ओबीसी का जो राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, वहां की जनता उससे वाकिफ है। अभी भी वहां पे एक मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं जिनके लिए विवाद उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि जाति जनगणना को जाति जनगणना से नहीं, जातियों के जो मतभेद चल रहे हैं उसको लेकर मृत्यु हो रही है, और उनका तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? रेजिग्नेशन की मांग की जा रही है, जो अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और आपस में ही वो महायुति में सब लोग एक दूसरे के साथ शामिल कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको वी कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट एज राजनीति। अब ये मन में लोगों के है, और मराठा रिजर्वेशन को लेकर लड़ाई लंबी चल रही है महाराष्ट्र में। तीसरी बात मैं बस छोटी सी बात कहकर खत्म करना चाहूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर सुधांशु जी कह रहे थे। सुधांशु जी, चाइना और इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना एक ऑटोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेसी हैं, और हमें एक डेमोक्रेसी का मॉडल बनना है। हमें ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर मॉडल बनना है। हम चाइना के अनएम्प्लॉयमेंट को क्यों देख रहे हैं, जब हमारा ट्रेड गैप ही चाइना के साथ $83.3 बिलियन हो चुका है, जो आप ही के कार्यकाल में हुआ है। Emotional damn it! और तोड़े हैं हमने ट्रेड गैप और बढ़ाने में। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था हम मेक इन इंडिया करेंगे, हम ये ट्रेड गैप जो है उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग 15% से 12% पे आ गिरा है। 2014 में 15% था, अब 12% पे आ गिरा है। तो हम भी पूछना चाहेंगे आपके मेक इन इंडिया को हुआ क्या? तो आप दूसरों के नाक काटने से पहले जरा अपनी गिरेबान में तो झांके, आपकी सरकार कैसे चल रही है। आज वही आईना दिखाने का काम राहुल गांधी जी ने किया, तो आप लोग सब तिल मिला गए हैं। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि आज उन्होंने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया, जिस वजह से आज ये चर्चा का विषय बना, वरना सभी लोग इस पर शांत हैं। पर इसका मुद्दा बनना जरूरी है, इस पर चर्चा होनी जरूरी है, और मैं सकारात्मक तरीके से इसकी चर्चा चाहती हूं, क्योंकि आने वाले समय में हमें अपनी तुलना ऑटोक्रेसी से नहीं करनी है, अपनी तुलना डेमोक्रेसी से करनी है। एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी बने, एक पावरफुल डेमोक्रेसी बने, ना कि कुछ सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग कर सत्ता को काबिज करने का काम हो, और एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी बनी रहे, जिस तरीके से काम हो रहा है। सुखदेव जी, अब आप मोर्चा संभालिए राहुल गांधी जी की तरफ से। अब देखिए, उनका आरोप बहुत सीधा है। उनका ये आरोप है कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अपने पूरे स्पीच में चीन का खूब महिमा मंडन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ये सब जो मैं असेंबल इंडिया में होता है बनता चीन में है, ये है वो चीन से आता है, ये बनता है वो चीन से आता है। चीन का इतना महिमा मंडन क्यों? और दूसरा, क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाना एकमात्र रास्ता बचा है ऐसे दलों के लिए जो हार का सामना करने को तैयार नहीं है? वरना प्रियंका जी खड़ी बैठी है हमारे साथ, और प्रियंका जी ने ही और कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि क्षेत्रीय दलों को जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं दिया, और ये सब हार की वजह रही। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुखदेव जी, जौहर अंजना जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत इज्जत करता हूं, और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूं विषांतर हुए, जो जहां तक चाइना की बात है, मैं समझते एशिया में कभी भी कोई बातें आती है या तुलनात्मक बातें कही जाती है, तो अगल पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के बारे जिक्र किया जाता है। रही बात राहुल गांधी जी ने पहली बार, सुधांशु जी स्वयं सुन रहे होंगे, पहली बार बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने क्या कहा कि जो महामहिम जी के, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण थे उसमें कोई नयापन नहीं था, और नयापन नहीं था, और जो अपेक्षाएं विशेषकर युवा वर्ग और उनके बेरोजगारी के बारे जो मैं आ रहा हूं, जो अपेक्षाएं होनी चाहिए वो सर्वथा नदारद था। और तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। जहां तक मैन्युफैक्चर सेक्टर के बारे पूरा ग्रोथ इनका जो कहा जाए, तो जो क्या हालत बना है, जीडीपी के बारे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उनके बारे में आया। चाइना के बारे इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि कोई हमारे देश में प्रवेश नहीं किया गया है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री जी का बयान क्या आया था, हमारे सेना का सर्वोच्च हमारे पदाधिकारी उनका क्या बयान आया था, तो अपने आप में एक विरोधाभास था। You are right, bro. राहुल गांधी जी ने केवल उन्हें पॉइंट आउट किया और आईना दिखाया। इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आ रहा है, कोई हमने गुणगान नहीं किया, हमने जस्ट यही कहा कि आप जहां पे खड़े हैं, और इन्होंने यहां तक स्वीकार किया, पहली बार मैं समझता हूं सदन में इन्होंने स्वीकार किया कि केवल एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने यूपीए की भी बात की कि कोई दिशा, स्पष्ट दिशा, कोई स्पष्ट नीति जो युवाओं के लिए, जो हमारे देश के, हमारे भविष्य के वो हमारे कर्णधार है, उनके बारे कोई नीति नहीं आई। वो जो अपेक्षा करते इनके बारे उन्होंने जिक्र किया। अब रही है महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि मैं आपको बतलाऊं कि घर पे अगर कोई चावल बनता है तो मां क्या करती, थोड़ा सा निकालती है और एक चावल दबा के देखती है कि ये खाना बना या नहीं बना।
उसी प्रकार शिरडी का एक अपार्टमेंट में 7,000, ये 5 महीनों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ये 5 महीनों में एक अपार्टमेंट में 7,000 वोटर्स बढ़ गए। तो ये वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। एक ये जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कहीं न कहीं चुनाव आयोग ना पारदर्शी तरीके अपना रही है, ना निष्पक्ष है। ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है। और मैं समझता हूं, मैं अंजना जी आप ही की बात पे आ रहा हूं, जो भी ये चुनाव आयोग का दायित्व तो बनता है कि कोई भी वोटर जो 18 साल जिनकी उम्र हो गई है वो कोई भी वोटर ना छूटे, ये उनका अधिकार है। अब मैं आ रहा हूं सुधांशु जी की बात पे। इन्होंने एक बात कही है पूर्वाग्रह के बारे और शंका के बारे। निश्चित रूप से थोड़ा मैं स्मरण दिला दूं, पूर्वाग्रह के बारे, ये केवल चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, पूरी की पूरी मोदी सरकार नेहरू जी के पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये एक बात है। बहरहाल मैं आ रहा हूं चाइना के बारे। चाइना के बारे में जिन्होंने इन्होंने बात की है, थोड़ा स्मरण दिला दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कौन बनाए ये भी बता दे। चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस गूगल की बात कर रहे हैं, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आज राहुल गांधी ने सदन में रखा कि हमारी स्थिति क्या है, हम युवाओं को कौन सी दिशा दे रहे हैं, ये सारी की सारी बातें स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, आज राहुल गांधी जी ने एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दायित्व को निभाया जो कि आप नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेक ऑफ इंडिया निश्चित रूप से एक अच्छी आइडिया है, लेकिन मेक ऑफ इंडिया फेल हो गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज हर सेक्टर पे आप देख लें, आपने युवाओं को दिया क्या है। आज हर वो सेकंड ग्रेजुएट आपका अनएम्प्लॉयड है। 25% हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो उनका ये बेरोजगार हैं। ऐसे बहुत सारे डेटा आपके पास है। मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जिन शंका का या जिन चीजों को उन्होंने शंका का समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है, या जो चीजें आपको बताया है, जो दिशा दी है, उसके बारे गंभीरता से आपको चर्चा करनी चाहिए। और रहा बात चाइना की बात आप कहें, तो जो आप उनकी कमियों के बता रहे कि बेरोजगारी दर और ये दर नहीं, स्वामी विवेकानंद जी की एक बात मैं आपको बता दूं, विवेकानंद जी ने उन सारी चीजों को ग्रहण करने की बातें कही है जो रचनात्मक हो, जो हमारे देश के फायदेमंद हो। जो कमियां हैं उसको हम क्यों स्वीकार करेंगे। और रही बात अभी त्यागी जी जिनका बहुत मैं सम्मान करता हूं, गांधी जी की बात मैं कहना चाहूंगा क्योंकि हम गांधी के देश है। गांधी जी ने एक बात कही थी, अगर विचारों में कोई विरोधाभास हो, विचारों में भिन्नता हो, तो पहले की जो बातें हैं उसे ना माना जाए, बाद में हम क्या कर रहे हैं उसे स्वीकार किया जाए। और राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना के माध्यम से देश में एक सामाजिक एक क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे स्वीकार करना चाहिए। ठीक है भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।